ओके, तो डे 7 में आज हम देखने वाले हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में हम ये टॉपिक देखेंगे जिसमें हमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ऐसी सारी चीजें देखनी होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी सा कंसेप्ट है, तो आप ट्राई करना कि एक बार आप जाके नोट्स पढ़ लो। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कब क्या कंडीशन यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे, पहले देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या यूज करना है। हमें कंसेप्ट यूज करना है क्रैमर्स रूल। ठीक है, और क्रैमर्स रूल क्या कहता है, हमारे पास पहले तीन प्लेन्स दिए हुए हैं। ठीक है, तीन प्लेन्स लिख लो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तीन प्लेन्स मिल गए। अब इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं हम। टर्म्स क्या होती है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट। ठीक है, तो लिख लो a1 b1 c1, a2 b2 c2, और a3 b3 c3। ठीक है, इसके बाद और तीन चीजें डिफाइन करते हैं हम, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। डेल्टा वन कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखो यहाँ पे हमारे पास d1 d2 d3 भी है जिसे हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया है। तो अगर डेल्टा वन मैं यूज करूंगा x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जैसे y की और इससे z की, तो अगर मुझे x की वैल्यूज निकालनी है तो मैं इन सब चीजों को हटा के इनकी जगह d1 d2 d3 डाल दूंगा, मेरे पास डेल्टा वन आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे y की वैल्यूज निकालनी है तो मैं b1 b2 b3 हटा के d1 d2 d3 डाल दूंगा। ठीक है, समझ गया। और फाइनली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, x मेरा होगा डेल्टा वन बाय डेल्टा, y मेरा होगा डेल्टा टू बाय डेल्टा, और z मेरा होगा डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। इतना समझ गया। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, तीन इक्वेशंस दी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 9, और x प्लस थ्री वाई प्लस पी जेड इक्वल टू r। दो यहाँ पे वेरिएबल्स है p और r, और निकालना क्या है, r माइनस पी। दिया है कि ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है। अब आते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशंस पे। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो इसके लिए कंडीशन एक होती है डेल्टा जीरो करो। उसके बाद दूसरी कंडीशन डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जीरो करो। तीसरी कंडीशन, ये तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल नहीं होनी चाहिए। पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अगर पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, अगर पैरेलल नहीं होगी तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा निकालना है, डेल्टा वन निकालना है, दोनों को जीरो करना है। पी और आर की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब पी की एक इक्वेशन से पी की वैल्यू आएगी, एक इक्वेशन से आर की वैल्यू आएगी, फिर आर माइनस पी निकालना है, बस यही करना है हमें। तो पहले मैं डेल्टा जीरो कर दूंगा, तो मेरा डेल्टा क्या आएगा, वन वन वन, वन टू थ्री, वन थ्री पी। ठीक है, तो ये मुझे देगा टू पी माइनस नाइन माइनस पी माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस टू। तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा पूरा तो मुझे इसमें से मिलेगा p इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, अब मैं निकालूंगा डेल्टा वन। डेल्टा वन के लिए मैंने बताया आपको कि मुझे बस x की वैल्यूज की जगह ये वैल्यूज डालनी है, फाइव, नाइन, आर। उसके बाद आएगा वन टू थ्री, और फिर वन थ्री, और p कितना है मेरे पास, फाइव। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, फाइव इंटू टेन माइनस नाइन माइनस 45 माइनस थ्री आर प्लस ये आएगा 27 माइनस टू आर इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इसे मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा मेरे पास 5 माइनस 45 प्लस थ्री आर प्लस 27 माइनस टू आर इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास यहाँ पे देखो आर क्या आएगा, मेरे पास आर आएगा 40 माइनस 27 जो कि होगा 13। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकालना है मुझे, आर माइनस पी, मतलब 13 माइनस फाइव जो कि मुझे देगा 8। तो 8 है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ये पिछले साल के मेंस का क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि कोई इजी सा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी समझ जाए। ठीक है, ओके ठीक है। तो ठीक है, आज हम फिजिक्स में देखेंगे हीट, और हीट में आज हम दो तीन कंसेप्ट देखेंगे। एक तो देखेंगे हीट बैलेंस हम कैसे करते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। और उसके बाद हम एक तीसरी चीज देखेंगे कि हम हीट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि क्या यूज करेंगे। हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू
एम एस डेल्टा टी। क्यू क्या होगा? हीट। एम होगा मास ऑफ सब्सटेंस। एस होगा स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा टी होगा मेरा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो आज हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम फेस चेंज का। अगर फेस चेंज हो रहा होगा तो फेस चेंज में मैं हीट को डिफाइन करता हूं। हीट इज इक्वल टू एम इंटू एल, और एल मेरा होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज होगी एक लॉ ऑफ मिक्सचर। बहुत ही सिंपल सा लॉ है। लॉ ऑफ मिक्सचर बताता है कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। ठीक है, ये तीन चीजें यूज करनी है बस इसमें। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कॉपर ब्लॉक है मेरे पास कुछ मास का। ठीक है, उसको मैंने पहले फर्नेस में हीट किया तो उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी। अब मैंने उसको आइस ब्लॉक पे रखा, तो उसको मैं जब आइस ब्लॉक पे रखूंगा तो वो अपनी हीट आइस ब्लॉक को देगा और आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले हो रहा है हीट ट्रांसफर ब्लॉक मतलब कॉपर से आइस में, और आइस का हो रहा है फेस चेंज। ठीक है, तो इसमें हम सीधा सीधा लॉ ऑफ मिक्सचर यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज जो नोट करनी चाहिए वो हमें मास ऑफ कॉपर हमेशा ग्राम में लिखना है। तो यहाँ पे केजी है तो मैं इसको 10³ कर दूंगा, इंटू 10³, तो ये ग्राम हो गया। उसके बाद दूसरी चीज मैं कंसिडर करूंगा कि एम अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो गया। एम अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो गया, तो अब मैं यहाँ पे लॉ ऑफ मिक्सचर लगा दूंगा। लॉ ऑफ मिक्सचर क्या होगा कि अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इनटू एल, मतलब जितनी हीट आइस को मेल्ट करने में लगी, इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर इंटू एस इंटू डेल्टा टी, उतनी हीट कॉपर ने लूज की। ठीक है, तो मुझे एम क्या आएगा फाइनली, मेरा एम आएगा एम सी एस डेल्टा टी अपॉन एल। सारी चीजें हैं मेरे पास, मैं पुट कर दूंगा 2.5 इंटू 10³ इंटू एस कितना दिया है 0.39, डेल्टा टी कितना है मेरे पास 500 अपॉन एल कितना है 335। तो ये कितना देगा मुझे, ये देगा मुझे 1.455 ग्राम्स। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 ग्राम्स। ठीक है। ठीक है, केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स, और सॉलिड स्टेट्स में आज हम डेंसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दिया बस ये है कि हमें डेंसिटी दी है CaF2 की, और हमें निकालना है लेंथ ऑफ साइड जो कि A होता है। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला इन जनरली जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं Z इंटू एम अपॉन Na। Na यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर होता है इंटू A³, A होता है साइड। और इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे स्पेशली वो होगा Z इंटू एम ऑफ CaF2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻6 अपॉन A पिकोमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो और एक कंसेप्ट देख लो, CaF2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। CaF2 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो अगर ये मेरा CaF2 है तो सारे फेस, ये फेस FCC होता है, CaF2 FCC होता है। तो यहाँ 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 और सारे फेस सेंटर्स पे Ca होगा। देखेंगे तो 6 जगह ये फेस सेंटर पे है, तो ये होगा 1/2 इंटू 6 प्लस 8 जगह कॉर्नर्स पे तो 1/8 इंटू 8, तो ये टोटल देगा 4। तो एक यूनिट सेल में मेरे पास 4 Ca होते हैं, और F जो होता है फ्लोरीन वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सारे, तो वो टोटल 8 होते हैं। तो Ca4F8 होता है, तो मेरा जो 4Ca F2 होता है, तो मेरे पास Z आ गया 4। तो अब अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो मुझे निकालना क्या है, मुझे A निकालना है। तो मेरे पास A इन पिकोमीटर क्या होगा, A इन पिकोमीटर होगा क्यूब रूट ऑफ Z इंटू एम ऑफ CaF2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻6 अपॉन डेंसिटी, इसका क्यूब रूट। अब m ऑफ CaF2 क्या होगा, मास ऑफ CaF2 होता है मेरे पास 78। तो देखो अब ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन जाएगा देखो, लेकिन मैं इसमें इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर ये 4 पकड़ा मैं, इसको मैं पकड़ूंगा 78 इंटू 1.66 को मैं 1.6 पकड़ लूंगा, और 10⁻6 अपॉन डेंसिटी कितनी है मेरे पास 3.18, इसको मैं 3.2 पकड़ लूंगा। तो ये यहाँ पे 16 2 हो गया और ये 2 हो गया। तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 156 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये 5 के आसपास आएगा, 5 पॉइंट समथिंग के आसपास।
इंटू 10 स्क्वायर तो 500 समथिंग के आसपास। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 500 के आसपास है, वो है ऑप्शन सी। तो ऐसा आप गेस करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ठीक है, चलो बाय। कल मिलते हैं डे 8 में। एक वीक हो गया है, पढ़ते रहो प्लीज। कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं किस चीज पे वीडियो और बनाऊं। और या दैट्स इट। ओके बाय।